जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्यों। दोस्तों, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी सीरीज में देखेंगे। एनसीईआरटी सीरीज में मैंने 6 क्लास की जियोग्राफी का 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज हम 6 क्लास की जियोग्राफी का 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी वो न्यू है जिस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग यूपीएससी जैसी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। अगर आपको यूपीएससी की बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जैसे न्यू को बहुत अच्छे से प्रेफर करना होगा। हम देखेंगे एनसीईआरटी, देखिए बहुत सारे लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं और इसमें देखेंगे बहुत सारे एडवांस लेवल तक बताए जाएंगे। इसमें एडवांस लेवल तक बताएंगे, जैसे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आप देखेंगे पृथ्वी पर क्या क्या स्थल रूप है, जैसे कहीं क्या है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल ऊंची चोटियां हैं, तो कहीं पहाड़ है, कहीं दक्षिण भारत की ओर अपने देश में देखिए पठार है। हम लोग जैसे देखेंगे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे देखेंगे तो ये समतल मैदानी भाग है, क्योंकि ये गंगा नदी का मैदानी एरिया कहलाता है। गंगा नदी यहाँ पहले माना जाता था एक क्या था, टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, जो जिससे हिमालय बना। वो हिमालय क्या है, सबसे बड़ा वलित पर्वत है। तो इसको यहाँ देखेंगे कंसेप्चुअल। आप इससे पहले कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, बिल्कुल देखा है, क्योंकि देखेंगे जहां मैं जिस जगह है, देखिए मैदानी एरिया है, क्योंकि देखेंगे मैदानी एरिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो मैदानी एरिया जैसे हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, ये बांग्लादेश, ये मतलब पश्चिम बंगाल, ये मैदानी एरिया, बहुत समतल एरिया, कृषि योग्य भूमि बहुत ही वेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी है कृषि के लिए मैदानी एरिया। और देखेंगे पहाड़ों पर पहाड़, कहीं माउंट एवरेस्ट, ये देख रहे हैं ना, ये फिगर में दिखा रहा है, ये झरना दिखा रहा है, हैं? तो दुनिया में देखेंगे कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तरह तरह की चीजें हैं। देखेंगे समुद्रों में भी क्या है, समुद्रों में भी पहाड़ है, उसको देखेंगे। आपने चित्र 0.6 में, अच्छा एक 0.1 एक चित्र उसमें देखेंगे दिखाए गए। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह असमान नहीं, मतलब सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, यानी जहां जिस वक्त आप खड़े हैं उस जगह पृथ्वी के अंतर मतलब हलचल हो रही है, मतलब वहां गति हो रही है। आपको आभास नहीं हो रहा, लेकिन आपके नीचे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत से स्थानों क्या है, बहुत से स्थानों देखेंगे, बहुत से स्थानों देखेंगे यहाँ का स्थल मंडल के नीचे को विभाग नीचे होते हैं। प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत से स्थल पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, यानी पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। जैसे ऊपर उठा हुआ भाग देख सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत ऊपर उठा हुआ भाग, पृथ्वी के अंदर हलचल हुआ होगा और वही उठकर ऊपर आ गया तो वो हिमालय देख रहे हैं, यानी जो देख रहे हैं हम क्या, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है, पृथ्वी के अंदर हलचल हुआ और उसको क्या हुआ, ऊपर आ गया है उठ करके। टेथिस नाम का सागर था, जानते हैं यहाँ पर टेथिस नाम का सागर था। धीरे धीरे बहुत सारी नदियां आकर, इसमें तिब्बत वगैरह से नदियां आकर मिलती थी, मिलते मिलते वो छेप हुआ और धीरे धीरे 2 तरफ से दाब पड़ा, उसमें इतना दलदल, इतना मतलब मिट्टी थी, वो धीरे धीरे क्या होगा, हिमालय बन गया। अभी भी माना जाता है हिमालय बढ़ ही रहा है, लेकिन चाइना वालों ने अभी हाल ही में नापा है और उन्होंने बताया है कि क्या अभी भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ही है। ठीक है, अब देखें क्या आप जानते हैं, एनसीईआरटी की खास बात है, क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग हैं जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है,
600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी वो पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंची कुछ पर्वतों के नाम बताएं। माउंट एवरेस्ट देखिए, क्या माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, ये सब 8000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। ठीक, पर्वतों के नाम बता दिया। अब यहाँ ये 0.1 फिगर है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ देखिए क्या ये पर्वत है, ये पठार है, ये पर्वत श्रृंखला, ये तो सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं देखिए, और ये पहाड़ी है, ये मैदानी एरिया है। अब पर्वत क्या होता है और पठार में अंतर क्या होता है, अब देखिए अंतर देखिए। ये पर्वत है ना, ये पठार है, देख के ही होता है। ये देखिए हमारा माउस का कर्सर जहाँ जा रहा है उसको देखिए, ये देखिए पर्वत देखेंगे। ये नीचे वाला भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और इसका ढलान क्या होता है, देखिए धीरे धीरे मतलब ऊपर जाते हैं, तीव्र होता जाता है। जैसे जैसे पहाड़ों पर, पर्वतों पर ऊपर जाएंगे, ढाल क्या होगा, तीव्र होता जाएगा। और इसका मतलब नीचे वाला भाग क्या होता है, देखिए चौड़ा होता है, इसका नीचे वाला क्षेत्रफल ज्यादा होता है। जैसे पर्वतों को ऊपर जाएंगे, इसकी चोटियां संकरी होती जाएंगी, यानी पतली होती जाएंगी। ऊपर जाने पर एकदम देखिए इतना पतला हो जाएगा, और नीचे एकदम चौड़ा देखिए। लेकिन पठार में क्या अंतर है, पठार मेज की तरह एकदम सपाट होता है, उठेगा तो एकदम 90 डिग्री एकदम ऐसे खड़ा उठा रहेगा है, उठ के उसके बाद क्या होता है, एकदम सपाट होता है। जैसे मेज ऐसे टेबल उठा होता है और ऊपर एकदम सपाट होता है, उसी तरह देखिए यहाँ देखिए कितना उठा है, ये उठा हुआ भाग है, यानी ऐसे उठा हुआ भाग देखिए, ये पठार हो गया है। तो पठार भी 5000 मीटर तक ऊंचे हैं। जैसे दुनिया पामीर का पठार देखेंगे, दुनिया की छत कहा जाता है, उस तिब्बत का पठार या पामीर का पठार कहेंगे, जो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। तो पामीर का पठार पड़े होंगे। तो पठार का मेन खासियत अंतर यही है कि पर्वत क्या होते हैं, निचला भाग इनका क्या होता है, एकदम चौड़ा होता है, इनका क्षेत्रफल चौड़ा होता है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं संकरे होते जाते हैं। लेकिन पठार में ऐसा नहीं है, पठार एकदम ऐसे एकदम सीधी खड़ी होती है, जो इसका ढलान होता है ऊपर एकदम सपाट होता है। और पर्वत देखेंगे इसके धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इसमें क्या होगी, ढाल एकदम तीव्र होता जाएगा। लेकिन पठार में ऐसा नहीं है, पठार 90 डिग्री बाद एकदम समतल होते हैं, देखिए 90 डिग्री ऐसे उठे होते हैं, उसके बाद समतल हो गए, ये पठार है। ठीक, तो पठार और पर्वत का मेन रीजन देखें। पर्वत उसे कहते क्या है, पर्वत है क्या, देखिए पर्वत के बारे में, पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच है। ये वैसे ऊंचे स्थल भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल तीव्र व, देखिए बताया ना, इनका पार्श्व ढाल क्या होगा, ये इनका पार्श्व ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। पार्श्व ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित हो जाता है, यानी शिखर क्षेत्र संकुचित यानी कम होता है। जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, देखिए इधर से ऊपर जा रहे हैं पर, तो इसका क्षेत्रफल कम हो रहा है ना, वही संकुचित हो रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है यानी संकुचित हो रहा है, यानी कम हो रहा है, संकुचित होती है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। यानी पर्वत जो होते हैं इनके निकटवर्ती सतहों से लगभग, देखिए पठार है, ये है, ये पहाड़ी है, इस 1000 मीटर अधिक ऊंचे होंगे। 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है। यानी जो 1000 मीटर से कम होगी वो क्या होगी, पहाड़ी कहलाएगी। यानी पर्वत जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होंगे वो पर्वत कहलाएंगे, और जो 1000 मीटर से कम ऊंची होंगी वो पहाड़ी कहलाएंगी। किसी पर्वत या पहाड़ी की चोटी सर्वोच्च भाग, किसी पर्वत या किसी पहाड़ी की चोटी या सर्वोच्च भाग, सर्वोच्च भाग क्या होगा, पर्वत शिखर कहलाता है। यानी पर्वत शिखर, जैसे देखिए ये पर्वत है ना भाई साहब, ये पर्वत है ना, तो पर्वत का शिखर कहाँ, ये पर्वत का, ये पर्वत है, इसका एकदम शिखर एकदम ऊपर वाला यही है। देखिए पर्वत है एकदम शिखर, माउंट एवरेस्ट मानो, माउंट एवरेस्ट हो एकदम शिखर पे जो होगा वही शिखर कहलाता है, पर्वत का शिखर कहलाता है। यानी पीक, पर्वत का शिखर मतलब पीक, एकदम पीक पर जा रहे हैं। एक ही काल में, देखिए बहुत सारे, एक ही काल में देखेंगे, एक ही काल में निर्मित तथा एक संकरी पेटी में विस्तृत पर्वत पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। क्या, अब देखिए एक ही काल में, यानी एक ही काल में निर्मित होगी, और एक ही काल में निर्मित होगी पर्वत और पहाड़ियां, और विस्तृत तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ये देखिए भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक ये पहाड़ी और पर्वत एक ही के चट्टे बट्टे हैं, और ऐसे देखिए ऐसे एकदम फैलूंगी पर्वत श्रेणियां,
ऐसे कर्सर देख रहे हैं, ये सारे पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखेंगे अनेक पर्वत शिखर तथा घाटियां मिलती हैं इसमें, मतलब पर्वतों में देखेंगे यानी पहाड़ियों पर देखेंगे अनेक प्रकार के क्या होते हैं इसमें अनेक प्रकार के पर्वत शिखर तथा घाटियां मिलती हैं। भिन्न भिन्न काल में निर्मित भिन्न भिन्न समांतर श्रेणियां तथा एकांकीय पर्वत मिलकर पर्वत श्रृंखला बनाते हैं। जो पर्वत श्रृंखला आपने देखा, एक पर्वत तंत्र का वह समूह होता है जिसमें कई युगों से निर्मित पर्वत तथा पहाड़ियां पाई जाती हैं। कार्डिलेरा के अंतर्गत कई पर्वत समूह तथा पर्वत तंत्र शामिल किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग रॉकी जो है वो देखेंगे कार्डिलेरा का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। ये पर्वतों के बारे में हम देखा, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, देखेंगे मुड़दार वलित पर्वत, जैसे हमारा हिमालय है, रॉकी एंडीज है, अल्पस है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वलित पर्वत हैं। नवनिर्मित पर्वत इसमें से कौन है, हिमालय है। तो देखेंगे अवरोध ब्लैक पर्वत होता है, अवरोधी या ब्लैक पर्वत। देखिए मुड़दार पर्वत क्या होता है, मुड़दार पर्वत देखिए पर्वतों में क्या होता है, एक मुड़दार पर्वत होता है। तो मुड़दार पर्वत क्या होता है, फिर अवरोधी मतलब ब्लैक पर्वत होता है जो बीच से ब्लॉक हो जाता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार है, गुंबदाकार होता है, मिश्रित पर्वत तथा जटिल पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं। ये पर्वत के विभिन्न रूप है, ठीक है। पर्वतों के बारे में आपने देखा। अब पठार के बारे में देखिए, पठार क्या होता है। पठार को मैंने आपको समझाया ना, पठार क्या होते हैं। ये पठार हो गए, ये पठार है जो मेज की तरह क्या हो, समतल है, मैंने बताया एकदम 90 डिग्री होता है। अब पहाड़ी आते हैं, पहाड़ी जो होता है पर्वतों से जो 1000 से अधिक मीटर होते हैं वो किसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। जो 1000 मीटर से कम होते हैं इन्हें पहाड़ी कहते हैं। हालांकि बहुत सारे पठार जो है समुद्र तल से 5000 फीट ऊंचे हैं। जैसे मैंने बताया उसका नाम क्या है, उसका नाम हो गया आपका पामीर का पठार, जो दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर घाटियां हैं, बहुत सारे देखिए घाटियां हैं। यहाँ से देखिए चारों, यहाँ ये पर्वत हो जाएगा, ये पहाड़ हो गया, बीच में ये घाटियां दिख रहे हैं, ठीक है, ये पहाड़ी है। अब यहाँ देखेंगे मैदानी एरिया, जो मैदानी एरिया होती है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से, फसलों की, यहाँ सबसे ज्यादा फसल होगी तो सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा भाई, फसल जहाँ होगी तो जनसंख्या होगा। ये समतल भाग है, यानी सबसे अच्छा भाग क्या होता है, समतल भाग होता है। जहाँ पर ऐसे किसी पर्वत या पहाड़ से नदियां निकलेगी, धीरे धीरे बहती हुई मैदानी एरिया में आएगी, तो जैसे जैसे मैदानी एरिया में आएगी चौड़ी हो जाएंगी। देखिए एक नदी यहाँ से आ रही है, कि देखिए एक नदी क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है, देखिए यहाँ से आ रही है, फिर एक नदी क्या इधर से आ रही है, ये दोनों मिल गई, और दोनों नदियां मिलकर अब आगे बढ़ेंगी। जो दो नदियां मिलेंगी तो और इनकी धाराओं में वेग और पानी सबसे ज्यादा हो जाएगा, नहीं अधिक हो जाएगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जब ही समुद्र में मिलेंगी तो ये मुहाने पर इतना वेग कम हो जाता है, तो अनेक धाराओं में क्या होती है, बट जाती है। अनेक धाराओं में देखेंगे एकदम ट्री मॉडल बन जाता है, पेड़ की शाखाओं की तरह अनेक मॉडल में बट जाएगी। और जो ये मतलब क्योंकि आते आते इनका वेग यहाँ तक आते एकदम कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी नदी देखिए ऊंचाई से ही निकलती है, तो धीरे धीरे आकर इस सागर में मिल जाती है, धीरे धीरे क्या होगी, आकर सागर में मिल जाती है। इसे जानेंगे। अब किसी जैसे गंगा नदी का बहाव है, तो अब देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का ढलान किधर है, माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिम से पूरब की ओर है, इसीलिए नदियां देखिए पश्चिम से आकर पूरब की ओर मिलती है। सारी नदियां देखेंगे लगभग सभी नदियां भारत की मतलब पश्चिम बंगाल में मतलब बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल क्षेत्र गिराती है। जैसे गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सारी नदियां क्या करती है, अपने जल क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो क्या करती है, अपने जल को अरब सागर में गिराती है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है ये कभी अगली वीडियो में समझाएंगे। भ्रंश घाटी होता है, देखिए पर्वतों के बीच में संकरे भाग होते हैं, दर्रे होते हैं, मतलब उसके नीचे नीचे से होके आ जाती है। इसको कभी अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो ये देखेंगे नदियां ऐसे बढ़ जाती है, तो बीच बीच में ऐसे क्या होता है, डेल्टा बन जाता है। ये जो बीच बीच में स्थान बन जाते हैं ना, इस अनुसार देखिए जो स्थान बने हुए हैं, ऐसे जो स्थान बन जाते हैं इन्हीं को डेल्टा कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो क्या है,
भारत और संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश में है। और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलती है, और दोनों नदियां मिलकर जब यहाँ मिलती है तो यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए नदी मुहाना, यही नदी मुहाना है, जो नदी मुहाने पर डेल्टा बनता है। लेकिन जो नदियां पूर्व से पश्चिम बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, उसका रीजन है को भ्रंश घाटी से होकर बहते हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। झील है, देखेंगे झील है ना, ये ऐसे बनाकर झील बन जाएगी। झील से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, झील से ये एक झील है। तो इसे आप समझ गए पहाड़ी पर्वत श्रृंखला क्या होता है। ये देखिए जलद्वीप, ये प्रायद्वीप, यानी तीनों ओर से लगभग में क्या होता है, तीनों ओर से क्या होता है, प्रायद्वीप तीनों ओर से एकदम पानी से पानी घिरा होता है। ठीक है, ये प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप है, अब यहाँ देखेंगे स्थल संधि क्या होता है, एक जल संधि होता है, एक स्थल संधि होता है। तो देखिए संकरी भाग द्वारा स्थल द्वारा ये दोनों जुड़ा, इस भाग से और ये भाग, ये प्रायद्वीप और ये भाग, ये दोनों जुड़े हुए ना। तो ये स्थल संधि, ये स्थल और ये स्थल जुड़ गए तो स्थल संधि हो जाएंगे। यानी दो जल भाग अलग होंगे और दो स्थल भाग जुड़ेंगे, उसे स्थल संधि कहेंगे। और जहाँ जो द्वीप यानी जो स्थल भाग अलग है, जहाँ पर दो स्थल भाग अलग हो, जैसे एक द्वीप है और ये महाद्वीप कोई है, तो ये दोनों अलग हो रहे हैं ना, तो दोनों अलग हो रहे हैं, तो कौन अलग कर रहा है, जल। तो जल संगति यानी ये देखिए ये वाला पानी, ये वाला वाटर, ये वाला वाटर दोनों मिल रहे हैं, यानी यहाँ जल की संगत हो रही है और यहाँ पर थल की संगति हो रही है। जहाँ थल की संगत होगी, ये वाला भाग थल है और ये वाला भाग थल है, दोनों थल का संगत हो रहा है, इसे स्थल संधि कहेंगे। और जहाँ पर दो जल संधि होगी, देखिए ये वाला भाग और इधर वाला भाग, जल दोनों मिल रहा है, इसे जल संधि कहेंगे। यानी जहाँ दो भूभाग अलग होते हैं और दो सागर या महासागर आपस में मिलते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। और जहाँ पर दो स्थल भाग आपस में मिलते हैं, उसे स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ देखिए ये प्रैक्टिकल अब करते रहिए, ये दिया है छोटा बच्चा है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सब पढ़िए। दूसरी तथा बाह्य प्रक्रिया, देखिए दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगभग स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। देखिए स्थल भाग पर मतलब बनने और टूटने की प्रक्रिया ऐसे दर बदर होती रहती है, अपर्दन क्रिया होती रहती है, ये तो होता रहेगा। पृथ्वी की सतह के टूटकर पिघल जाने को अपर्दन कहते हैं। भाई साहब पृथ्वी के टूटकर पिघल जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे आंधी तूफान से हो सकता है, नदियां जो काटती है मैदानी एरिया उससे भी अपर्दन होता है अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचा हो जाता है, मतलब अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा क्या होता है, तथा निरपेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को इनकी ऊंचाई तथा ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, पर्वत के बारे में आपने देखा है। ठीक है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। बिल्कुल ये प्राकृतिक ऊंचाई है, इन्होंने कुदरत ने इन्हें बनाया है, पर्वतों को कुदरत ने बनाया है। तो क्या है, पर्वत पृथ्वी की सतह की क्या है, प्राकृतिक ऊंचाई है, नेचुरल हाइट है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार बड़ा होता है। बिल्कुल पर्वत का शिखर देखेंगे, जैसे जैसे पर्वत के ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, उसका शिखर छोटा जाएगा लेकिन आधार बड़ा होता है, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायु ठंडी होती जाएगी, इसीलिए क्या होता, पर्वतों पर जीवन बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है पर्वतों पर। आप कभी भी जाएंगे देखेंगे सिक्किम में, असम वगैरह में जो पहाड़ी एरिया उस पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि यार वहाँ पर बहुत मतलब बादल दिखेंगे आपके नीचे हैं और ऊपर हैं, इतना अजीब फिल्मों जैसी सीन आएगी। कभी जाना क्या कुल्लू मनाली घूमने जाना, और कभी जाना माउंटेन एरिया हिल स्टेशन वगैरह घूमने, या आसाम की वगैरह या सिक्किम की वगैरह घूमने जाना पहाड़ी एरिया में, तो देखेंगे
आपका क्या है, देखिएगा बादल नीचे है आप ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि अब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जा रहते हैं, और घरों के देखेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, एकदम पहाड़ियों पर बने होते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, बिल्कुल होती हैं। पर्वतों पर क्या बर्फ ही बर्फ होता है, बर्फ की जमी हुई नदियां होती हैं, वो गर्मियों में पिघलती हैं तो धीरे धीरे बाढ़ का निशान आ जाता है, यानी धीरे धीरे बरसात में देखेंगे बहुत सारा वाटर रहता है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। बहुत सारे पर्वत हैं जो समुद्र के नीचे हैं, आप नहीं जानते। ऐसे पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे हैं, अभी देखेंगे इसको, भीतर है तथा इन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, बिल्कुल वहां रहना कठिन है क्योंकि ठंडा एरिया है। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। अभी देखिए हिमालय, ये भूपर्पटी है, और ये वलित पर्वत का उदाहरण। जैसे हिमालय, एंडीज, अल्पस रॉकी, ये वलित पर्वत है, तो ऐसे बैंड हो जाती है। देखिए ये क्या है, ये दोनों चट्टाने हैं, दोनों ही क्या भूपर्पटी है, ये सैले हैं, क्या है, प्लेटें हैं। प्लेटें क्या होती हैं, बैंड हो जाती हैं, तो इसे वलित पर्वत हो जाती है। देखिए ये क्या वलित पर्वत है, ये भूपर्पटी है, और नीचे की प्लेटें आपस में घसकती हैं, तो भूकंप, सुनामी जैसे घटनाएं आती हैं। और देखिए ये दिख रहे हैं ना, ये प्लेटें डिस्टर्ब हो रही हैं, वलित पर्वत है, भूपर्पटी है। वलित पर्वत कैसे बना, ऐसे इसी प्रक्रिया से जो ये दिखा रहा है, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ऐसे वलित पर्वत के उदाहरण आपका ये हिमालय बड़ा दिखा रहा है। इसी घटना मतलब ये दिखाया है फिगर में शार्ट करके आपको, यही घटना हुई है। जैसे प्लेटें बैंड हुई ना, तो इस प्रकार की प्लेटें देखेंगे, ये दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट है, ये दूसरी है, ये दूसरी है, ये दूसरी है। ये प्लेटें क्या हो, डिस्टर्ब हो गई, इसी कारण ये हिमालय बैंड हुआ, और बीच में दोनों इधर से दबाव पड़ा और इधर दबाव पड़ा, बीच में ये पर्वत, हिमालय पर्वत उठता गया, अभी माना जा रहा है उठता ही जा रहा है, तो ये हिमालय बन गया। इसी प्रक्रिया के कारण हिमालय बन गया। ये एनसीईआरटी की खास बात है, देखिए यहाँ आपको दिखा दिया है कि मतलब प्लेटें कैसे मतलब बैंड होती हैं, तो कैसे हिमालय बना है। इसके साथ में हिमालय देखिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। चित्र 5.1 में जो मैंने चैप्टर नंबर 5 में बताया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। पर्वतों की ऊंचाई तथा आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में बिल्कुल भिन्नता होगी। एंडीज पर्वत की और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का तुलना कर लीजिए, मतलब इस तरह की तुलना नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें भिन्नता मिलेगी। पृथ्वी नहीं, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्य पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो पर्वत बना होगा। वलित पर्वत सैलों के क्या होता है, सैलों के बैंड होने से बन जाता है। अब भ्रंश, कहीं भ्रंश घाटी में देखेंगे इधर पानी भरता है, उधर से वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो भ्रंशोत्य पर्वत बन जाता है। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है। हिमालय और अल्पस वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर समूहाकार है, मतलब शंकु के आकार का है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, मतलब जो राजस्थान से होके और कहाँ तक आ जाती है, दिल्ली तक आती है। वही क्या, भारत की अरावली पर्वत राजस्थान से शुरू होती है और आते आते कहाँ आ जाती है, दिल्ली के रायसीना हिल, जिस पर लाल किला और राष्ट्रपति भवन साफ बने हैं, वही क्या रायसीना हिल पर बना। और रायसीना हिल किसका पार्ट है, वो अरावली पर्वत का भाग है, जो भारत में पाई जाती है, अरावली की पहाड़ियां। और ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है उत्तर अमेरिका के, मतलब देखेंगे जो हमारा
क्या है, हमारा जो अरावली पर्वत है वो घिस गई है। बहुत सारी अपर्दन की क्रियाएं हुई हैं, कई हजार सालों के पहले हैं, तो इस कारण ये घिस चुकी हैं। और इसमें देखिए रासीना हिल, दिल्ली या लाल किला घूम के आ जाते हैं, आपको आभास होता है क्या ये आप पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये रासीना हिल पर बसा हुआ, उसका नाम रासीना हिल है। ये अरावली पर्वत का ही भाग है। अपर्दन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस चित्र संख्या 5.15 पिछली वीडियो अवश्य देखिए, उसमें चित्र 5.1 को मैंने चर्चा किया, उसे देखिए। रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है तथा ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, क्या होता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा भ्रंशोच्च पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को ध्रुविका भ्रंश कहा जाता है। अब देखिए चित्र में देखिए ये क्या है, ये देखिए ऊपर उठा हुआ भाग ये उत्खंड भाग होगा, और जो ये नीचे धसा हुआ भाग है इसे ध्रुविका भ्रंश कहा जाएगा। इसमें बहुत अच्छी एनसीईआरटी की खास बात ये थी, देखिए इसमें कितने अच्छे से समझाया है, इस फिगर को देखिए। ये देखिए ऊपर उठा उसको उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे घटा उस नीचे दबा उसको ध्रुविका भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा भाग जब टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोच्च पर्वत का निर्माण होता है। उठे हुए भाग मतलब उठे हुए खंड को उत्खंड हस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को ध्रुविका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वानसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। यानी आप वर्ल्ड मानचित्र है, जो विश्व का मानचित्र है, उस मानचित्र को अध्ययन कीजिए और ऐसे आकृतियों को लोकेट कीजिए, अपने माइंड में हमेशा के लिए फिक्स कीजिए। सॉरी। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी से जो बने होंगे। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में दनादन पूछे जाते हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं भाई, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, बहुत लाभकारी होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। संग्रहगार यानी देखेंगे भारत की जितनी नदियां आती है पर्वतों से आती है, तो वो जल का क्या होते हैं, संग्रहागार होते हैं। संग्रहागार यानी संग्रहण का, जल का संग्रहण जल का घर कह सकते हैं। वो क्या है, जल का हाल कह सकते हैं, जल का घर कह सकते हैं, जल का संग्रहागार कह सकते हैं। यानी पर्वत क्या है, जल का संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। बहुत सी नदियां, बहुत से देखिए गंगा नदी हो गई, ये भी तो नदी आती है उत्तराखंड में। देवप्रयाग में बहुत सारी नदियां महानंदा और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा की धारा का निर्माण करती हैं, और धीरे धीरे बहते हुए मैदानी भूमि को चीरते हुए धीरे धीरे आकर के इलाहाबाद में यमुना और गंगा मिलकर संगम बनाती है। और माना जाता है कि वहाँ नीचे नीचे सरस्वती भी मिली है, तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम तो देवप्रयाग कहा जाता है, मतलब प्रयाग कहा जाता है। जी पुराना नाम इलाहाबाद, अब नया नाम उसको चेंज करके नाम कर दिया गया प्रयाग, जो संगम बनाता है और धीरे धीरे जाती हुई पटना होते हुए चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा जब बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है, तो देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर समुद्री एरिया में यानी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सही होता है।
ठीक है। तो जलाशयों के जल को अब देखिए यहाँ बहुत सी नदियां का स्रोत होता है, यानी पर्वत क्या होते हैं, बहुत सारी नदियों के स्रोत होते हैं। नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, मतलब जलाशयों के लोगों तक पहुंचा पीने योग्य रिफाइन करके उसे दे दिया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। जो देख रहे हैं, जो आप बिजली यूज कर रहे हैं ना, जो बिजली जला रहे हैं ना, वो पन बिजली उत्पादन के भी लिए यूज होता है। वाटर ही तो यूज होते हैं। जो हमारे हिमालय से पर्वत, हमारे हिमालय से नदियां जो आती हैं, उन्हीं नदियों को बना करके डैम बनाया जाता है, उन्हीं पानी को हम बिजली बनाने, बिजली उत्पादन में काम किया जाता है। ठीक है। जो आप बिजली देख रहे हैं, ये वाटर मतलब नदियों पर बांध बना के वो डैम बना दिया जाता है, उसका यूज क्या होता है, टरबाइनों पर गिनाया जाता है, वहां से बिजली पैदा की जाती है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नदी क्या है, नदी घाटियां वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रीजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तमाम प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए प्रेरित करती है तथा विभिन्न प्रकार के खेल भी होते हैं। वो खेल कौन कौन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के खेल कौन होंगे, जैसे पैरालाइडिंग हो जाता है, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीटिंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? अब कनाडा के देख लेंगे, कनाडा में भी आइस हॉकी होती है, जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। भारत के जम्मू कश्मीर में ये होता है। तो देखिए हमेशा मतलब पर्वतीय एरिया में ही होंगे, तो आप इसे कमेंट कीजिए। देखेंगे इस खेल का नाम बताइए। आइस हॉकी देखिए खेल रहा है, पर्वतों की स्केटिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्केटिंग खेल रहा है। आप पर क्या कर रहा है, पर्वत का उठा हुआ भाग। अब पठार तो मैंने बताया, वही भी रिपीट कर रहा है। पठार उठी हुई तथा सपाट भूमि होती अभी मैंने फिगर में चर्चा की, वही है। पठार उठी हुई तथा सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक तथा एक से अधिक किनारे होते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं, खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई पर कुछ 100 मीटर से लेकर के कई 1000 मीटर तक हो सकती है। जो अधिक ऊंचाई के मामले में आप देख सकते हैं पामीर का पठार, जो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, जो तिब्बत का पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर चाइना का कंट्रोल है। पर्वतों की तरह पठार भी नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी का पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार 5.1 में मैंने 5 चैप्टर में इसको पूरा चर्चा किया, इसे देखिए, पिछली वीडियो को जरूर देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, मतलब तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 8000 मीटर तक होती है, यानी 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से बहुत सारे खनन क्षेत्र पठारीय भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के उत्पादन बड़े भंडार है, मतलब लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार यानी क्या है, खनिजों से एकदम समृद्ध है भारत का।
पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात होते हैं, मतलब उसका जल का हमने यूज कर लिया करते हैं। मतलब पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं, जैसे कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में भी जलप्रपात है, जोग प्रपात है, जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है लावा पठार को काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है, खेती के लिए काफी ऊंची होती है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल है, यानी धार्मिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदानी एरिया देखेंगे, जो पहले ही चर्चा कर चुके हैं आपसे। मैदानी एरिया क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं तथा अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निरपेक्षित यानी वही गड्ढा की तरह छोड़ देती हैं। इन्हीं निरपेक्षों से मैदान का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे गंगा नदी का मैदान, ये गोरखपुर, देवरिया, जैसे देखिए यूपी का जो भाग है ये गंगा नदी का मैदानी एरिया, बिहार का जो भाग है वो गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी का मैदानी भाग है। जैसे बिहार हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है, ये सब गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी द्वारा लाए गए। ये गंगा नदी का क्या है, ये गंगा नदी का द्वाब क्षेत्र बोला जाता है, गंगा का द्वाब क्षेत्र बोला जाता है। सामान्य मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, सामान्यतः मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं। यह परिवहन के संसाधनों का निर्माण करना आसान होता है क्योंकि ये समतल होते हैं। पहाड़ों पर परिवहन का संसाधन बनाएंगे, सड़क बनाएंगे तो बहुत खर्चीली पड़ जाएगी क्योंकि पहाड़ों को काट करके खोद के बनाना होता है। लेकिन समतल भाग पर तो खोदना नहीं पड़ता, वही तो आराम से बिछाते जाओ गिट्टी बजड़ी और आपकी रोड और हाईवे बनता जाएगा। तो समतल भाग में परिवहन की दृष्टि से परिवहन का संसाधनों परिवहन के लिए सड़कें बनाना बहुत ही आसान होता है और परिवहन के जो संसाधन है बहुत इजीली इस पर ट्रेवलर कर सकते हैं। इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिकांश जनसंख्या वाले होते हैं। देखेंगे जो मैदानी भाग हैं, विश्व में कहीं भी सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदानी भागों पर ही निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है, प्रमुख इसके क्या है, एग्जाम्पल है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान क्या है, सबसे ज्यादा। देखिए कितना मनोरम, कितना मतलब प्राकृतिक नेचुरल दृश्य, इसे देख कर क्या है, देखिए बहुत एकदम प्राउड ऑफ मोमेंट होता है हमारे देश का किसान। वाह, ये जैसे लग रहा है इस सीन साउथ का दिख रहा है क्योंकि ईख दिख रही है, पीछे नारियल दिख रहा है या धान दिख रहा है, तो हमें तो ये लग रहा है कि साउथ की ही सीन हो सकती है। बहुत अच्छा है। हमारे देश में अनेकता में एकता है। हम सब बहुत सारे धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम भारत की एकता, अखंडता के लिए एक हैं दोस्तों। देखिए स्थल रूप या लोग, स्थल रूप एवं लोग, क्या हेडिंग लिखी है एनसीईआरटी ने। वाह, स्थल रूप वो लोग, स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं।
और पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, बिल्कुल कठिन होता है, क्योंकि वहाँ रोमांस ठंड पड़ती रहती है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, क्योंकि यहाँ तापमान नॉर्मल होता है और खेती के लिए उपयुक्त जमीन बहुत ही लाभदायक हो जाती हैं और यहाँ खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हो जाती हैं। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि यहाँ समतल भूमि होती है और यहाँ पट्टी पर कोई भी फसल बोएंगे तो बहुत अच्छी से होगी। लेकिन पठारी एरिया में, हिमालय एरिया में खेती नहीं की जा सकती, वहाँ ऐसे समतल सड़कें नहीं, घर नहीं बनाए जा सकते। विभिन्न प्रकार के स्थलों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन और तरीकों में कुछ अंतर होता है। बिल्कुल पहाड़ी लोग लेकिन छोटे कद के होते हैं, लेकिन बहुत ही फुर्तीले होते हैं। क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो। वो छोटे होंगे और बहुत फुर्तीले होते हैं, ताकतवर होते हैं। मैदानी एरिया के लोग उतना हाइल्टी पे नहीं होते हैं, मैदानी एरिया पे ये भी कसरती होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में कम फुर्तीले होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? मैंने अब बताइए क्या होता है कमेंट में। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देती हैं। यानी क्या होता है, मैदानी एरिया में देखेंगे भूकंप, मतलब ये भूकंप तो पहाड़ों पर भी आ सकता है, पर्वतों पर आ सकता है, मैदानों में भी। मैदानी एरिया में बहुत कम भूकंप देखने को मिलेगा आपको। अक्सर पहाड़ी एरिया में और समुद्र किनारे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, उद्गार होता है, क्योंकि वहाँ हलचल से ही बना रहता है। देखिए पहाड़ क्यों बनेगा, उसके अंदर हलचल हुआ होगा तभी तो पहाड़ बना होगा। है कभी न कभी देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं हलचल हुआ तभी पहाड़ बना है। तो वहाँ का नीचे का क्या हमेशा क्या कंपन करता रहता है, वहाँ अस्थिर है पृथ्वी में, उसके अंदर हलचल होता रहता है। लेकिन मैदानी एरिया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैदानी एरिया बना है, इसमें हलचल नहीं है तभी तो मैदानी एरिया बना है ये। तो इसीलिए मैदानों पर भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा बहुत ही कम होता है। उद्गार, तूफान तथा बाढ़, हाँ मैदानी एरिया में बाढ़ बहुत आ जाएगी, क्योंकि नदियां ऊपर से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, तो पर्वतों में कोई बाढ़ नहीं आएगा अगर डैम नहीं बनाया जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होती है, मैदानी एरिया में आती है, तो मैदानी एरिया में भी बाढ़ आती है, क्योंकि ये नीचा भाग होता है उनकी तुलना में। इनकी आकस्मिक क्या कर देता है, तूफान तथा बहुत बड़ा विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न किया जाए और नदियों पर डैम बनाना कम कर दिया जाए, तो इस तरह की खतराएं नहीं आएंगी। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, इकोसिस्टम को सही करें, तो इस तरह से बहुत सारे खतरा अपने आप टल जाता है। आप जितने तरीकों से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, आप जितने तरीकों से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इनका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। बिल्कुल आसपास के क्षेत्रों में हम पता क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। देखिए अपने आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा नजर दौड़ाइए कि आपके जल है तो उसमें कोई दूषित तो नहीं कर रहा है, क्या आप उसमें इन्वॉल्व हो, क्या आप उसमें कुछ उसे जल को जो दूषित कर रहे हैं बचाने में आप कामयाबी हासिल कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, गांव में हो, देहात में हो, भारत के जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस शहर, जिस देश में हो, आप जल को बचाइए, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कीजिए, एक कदम तो उठाइए, तभी तो देश बच सकता है। इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थलों का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे जहाँ कूड़ा नहीं रखना होगा आप वहाँ कूड़ा रख देंगे, ये क्या होगा, वो अच्छा स्थल था वो खराब कर दिए। जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, अब उपजाऊ भूमि में तो मकान निर्माण करना जरूरी है क्या, आप वहीं पर निर्माण करते हो। आप देखेंगे फैशन हो गया, खेत में जो उपजाऊ मिट्टी है गांव में देखेंगे वहीं पर अपना खेत बनाएंगे। अरे यार खेत को उपजाऊ मिट्टी पर खेत क्यों बना रहे हो, हैं, और ऐसी मिट्टी बनाओ जो बंजर है, उस उपजाऊ मिट्टी नहीं वहां घर बनाओ। उपजाऊ मिट्टी पर मकानों का निर्माण करना, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी
भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। कभी भी कूड़ा क्या करते हैं अच्छे मतलब कभी भी कूड़ा क्या करते हैं, पानी में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है, और पानी गंदा होता है वही पानी बस पशुओं में पहुंचते हैं, उनके माध्यम से बैक्टीरिया और वायरस वगैरह चीजें, क्या देखे कोरोना वायरस का कितना खौफ फैला हुआ है, तो वैसे जानवर पिएंगे, जानवर में बैक्टीरिया तमाम होगा, आपके अंदर भी आ सकता है दूध के माध्यम से, तो ऐसा ना किया करें। हालांकि कोरोना ऐसे नहीं आएगा, जानवर से नहीं फैलता है। पानी फेंक देते हैं, बिल्कुल पानी गंदा हो जाता है, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भाई प्रकृति, जल जो प्रकृति का वरदान है, इसका हमने दुरुपयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब दुरुपयोग ऐसे ना करो, नहीं तो धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाएंगे। देख रहे हमारे बाप दादाओं ने पानी को कुओं में पिया, पानी को नदियों में पिया, आने वाली पीढ़ियों ने नदियां दूषित हो जाए क्यों कुओं में चलाया, अब कुओं को लोग दूषित कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। देखेंगे कहीं क्या होता है, आज देखेंगे कहीं गांव में उससे कुएं में ही नाली छोड़ देते, क्या बात है यार, ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे कैसे लोग इतने भ्रष्ट करप्ट हो जाते हैं यार। कुआं एक देवता के रूप में पूजा जाता है, उसमें कैसे नाली छोड़ सकते हो, ये बहुत ही मतलब यार भारतीय संस्कृति के मूल रूल को भी फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अब देखिए हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए उपयोग के लिए नहीं है, यहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें, यानी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए हम पृथ्वी को सेफ रखें, ताकि वो भी अपने जीवन यापन करें और हमें दोष ना दें। इस बात को समझिए, जैसे देखिए हमारे बाप दादाओं ने पानी नदियों में पिया, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां कुएं में पिया, हमने कुओं को गंदा कर दिया, जब कुओं को गंदा कर दिया तो धीरे धीरे कहाँ गए, हैंडपंप आ गए और हैंडपंप को गंदा कर दिया। जब आप देख रहे हैं कहीं कहीं हैंडपंप भी अच्छा पानी नहीं दे रहा है, कहीं कहीं हैंडपंप भी क्या कर रहा है, अच्छा पानी नहीं दे रहा है, गंदा हो रहा है, तो लोग आरओ का पानी जो बॉटल पैक आता है, बॉटल में पैक वाला पानी खरीद रहे हैं। और जब बॉटल का पैक वाला पानी भी गंदा हो जाएगा, जिससे कोरोना देख रहे हैं, अगर उस तरह हम बॉटल वाला पानी को भी अगर मैंने गंदा कर दिया तो क्या पियोगे। इसीलिए जल को बचाओ, जल को बचाओ, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, ये देखिए मानचित्र 1 से 10 को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। वाक्य एनसीईआरटी है, गजब। 1 से 10 तक देखिए, चित्र संख्या 1 और 1 तथा 10, 1 से 10 को ध्यान से देखिए हैं। और प्रत्येक, अब देखिए क्या है, ये देखिए रेगिस्तानी एरिया है, लोग जा रहे हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऊंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके तलवे जो होते हैं गद्देदार होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ता है और रेगिस्तान में चलने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है उनको, ठीक है। अब देखेंगे रेगिस्तान में ये औरतें जो मटका लेकर के पानी ले लेकर जाती है। मटका क्यों, मटका में पानी क्या होता है, परासरण वीडियो दिया, वहाँ पानी ठंडा होता है मटका। देखिए मटके में पानी ले लेकर जा रही है, क्या बात है यार, हैं। हमारे देश के यही तो अनेकता में एकता है। और यहाँ देखिए समुद्र बीच पर है, समुद्री किनारे पर घूम रहे, जैसे लग रहा है गोवा वाला ब्रिज है, गोवा वाला बीच पे घूम रहे हैं, समुद्री किनारे पर लुप्त ले रहे हैं ये सब हैं। तो ये किसी सागर का तट है जहाँ पर ये दोनों लुप्त ले रहे हैं, देख रहे हैं। और ये क्या है, ये नौका रेस हो रही है जो केरल में होता है यार, उसका नाम बागी में देखते हुए कौन यार, उसका नाम देखो बोल रहे हैं, इसका कमेंट करना कौन सा खेल है। नौका खेल है, ये नौका खेल होता है, बोट रेस हो रहा है। देखिए केरल में अगर बोट रेस सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ देखिए क्या होता है, ये क्या, ये देखिए ये लग रहा है ना कोई हिल स्टेशन जैसा दिख रहा है, देखिए हैं, ये हिल स्टेशन जैसा दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा स्थल है, बहुत मनोरम है, बहुत मतलब पार्किंग एरिया बहुत मनोरम दिख रहा है, कितना मनोरम है, ठीक है। चित्र संख्या 1, 2, 3, 1, 2 तथा 7 में दिखाए गए स्थलों के नाम लिखिए। 1, 2 और 3 है, 1, 2 है। देखिए ये रेगिस्तानी एरिया है और ये बीच है, यानी समुद्री बीच है, गोवा का कर सकते हैं, मतलब कोई भी समुद्री किनारा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, 7 अभी देखेंगे, 7 क्या कर रहा है, वाह, ये 7 देखिए क्या है। यह देखिए पहाड़ों पर घर कैसे बनता है, देखिए ये पहाड़ों पर घर है। अब इसे देखिए, इसे आप देख सकते हैं। चित्र संख्या, इसको समझाइए। चित्र संख्या 9 दिखाए गए स्थलों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। चित्र संख्या 3, 6, 8, 9 में आपको
कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ये देख सकते हैं। मैंने बताया उस चीज को। ये देखिए ये घर है, मतलब ये पहाड़ी एरिया पर घर कैसे बनते हैं। देखिए ये एकदम नीचा है, ऐसे से ऊपर है। देखिए कितना ऊपर हो गया, ये पहाड़ी दिख रहा है यहाँ, ये नीचा है, ऊपर है। पर्वत पर घर ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए ये चाय के बागानों में है भाई साहब, ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, चाय के बागानों में है। चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं, यानी क्या चाय को लोग ये क्या करते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए यूज करते हैं। चाय का बागान में है जैसे लग रहा है, और ये असम वगैरह का सीन है। अब यहाँ देखेंगे ये कहाँ पर है, ये देखिए ये घर है, ये घर देखिए ये कहाँ है, ये देखिए ये घर है। यहाँ पर ये क्या सीढ़ीदार घर होता है, मतलब खेती भी सीढ़ीदार होती है। यहाँ देखिए इस सीढ़ी पे ये घर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ ये जाएंगे यार हिल स्टेशन पहाड़, कभी सिक्किम के वगैरह आसाम को घूमने, तो ऐसे ऐसे घर आपको दिखने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे घर क्या होंगे, दिखने के लिए बहुत सारा मिल जाएंगे ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, ये बोट, ये देखिए बोट के घूमने एंजॉय कर रहे हैं कितने अच्छे से, ये सब बोट रेस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे लग रहा है एनडीआरएफ की टीम है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम में ये अपना घूम रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी ऐसे बचाती है लोगों को, क्या करती है, ऐसे बचाती है। देखिए जैसे लग रहा है ये बचा रहे हैं, सिविलियन है यहाँ पर, ठीक है, ये सिविलियन दिख रहा है और ये बचा रहे हैं, लेकिन ये कोई खेल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, कोई ये खेल कर रहे हैं। अब जवानों की ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती, ये कोई खेल कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहाड़ी एरिया में ये भेड़ बकरी, इनका यूज क्या होता है, मतलब भेड़ का आप देखेंगे, भेड़ जो होती है इनका गरम कपड़े बनाने में, यून बनाने में बहुत ही अहम योगदान होता है। ऑस्ट्रेलिया में सभी यून उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा देश है ऊन उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया। और ये देखिए ये किसी हिल स्टेशन की सीन है, क्या खूबसूरत सीन है, ये किसी हिल स्टेशन की सीन है, ठीक है। तो आप आगे आते हैं, देखिए नीचे बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन है, अभ्यास क्वेश्चन। देखिए अभ्यास क्वेश्चन अब लगाइए, लगाने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस पड़ेगा। तो आप देखिए हम लगा ही दे रहे हैं आपका। ये क्या कर रहा है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से, प्रमुख स्थल रूप क्या क्या है भाई, अभी आप पढ़े स्थल रूप प्रमुख क्या क्या है, पर्वत है, पहाड़ियां, पठार है, रेगिस्तान, पर्वत पठार, पर्वत हो गया, पठार हो गया, पहाड़ियां हो गया है, मैदानी एरिया हो गया। यही तो स्थल रूप है, स्थल के विभिन्न रूप हैं। पर्वत तथा पठार में अंतर मैंने बताया। पर्वत क्या होगा, पर्वत नीचे देखेंगे उसका क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जैसे जैसे पर्वतों की ओर ऊपर जाएंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होता जाएगा, और उनका ढाल तीव्र होता जाएगा, यानी ऊपर जाने पर वो संकुचित होता जाएगा और नीचे आने पर बढ़ता जाएगा है। और पर्वत के पठार क्या होता है, पर्वत एक मेज की तरह सपाट होते हैं, यानी एकदम खड़ा होता है, उठा होता खड़ा होता है, ऊपर मेज की तरह सपाट होता है, वो क्या होता है, वो पठार होता है। इनमें आप अंतर देख लिए, इसको अंतर देख लिया आप। अब यहाँ देखिए पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन थे, मैंने बताया वली पर्वत हो गया, ठीक है। बहुत सारे पर्वतों के प्रकार होते हैं, बहुत सारे पर्वतों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। इसे आपने देख लिया बहुत अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए मुर्दार पर्वत हो गया, अवरोधी अबलाक पर्वत हो गया, है घुमताकार पर्वत हो गया, ये पर्वतों के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको, ठीक है। आप आएंगे यार, नीचे देखेंगे क्या मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। भाई मनुष्यों के लिए पर्वत इसलिए उपयोगी है क्योंकि वहां पर मनुष्यों के लिए जो जल होता है, जो मैदानी एरिया के लिए जल होता है, नदियों में जो जल आता है वहीं से तो आता है, और मनुष्य के लिए उसी जल से डैम बनाया जाता है, उसी से पन बिजली उत्पादन किया जाता है, और वह जड़ी बूटियां भी मिल जाती हैं पठारी एरिया से। हमारे जल का संग्रहगार है पर्वत है, क्योंकि वहाँ हिमानी नदियाँ होती हैं, वो नदियाँ वहीं से आती हैं। सदा नीरा नदियाँ क्या होती हैं, मतलब ब्रह्ममास बहने वाली नदियाँ पर्वतों से ही तो आती हैं। अब बाकी ये नदियाँ तो गर्मियों में सूख जाएंगी, लेकिन पर्वतों वाली नदियाँ कभी नहीं सूखती, क्योंकि उनका ओजन हिमानी होते हैं, और जो बर्फ से पिघलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, ठीक है। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार, देख लिए। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, मैदानों का निर्माण वही तो बता रहे हैं यार। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई बारीक कणों को लाद कर गद्दा बना देती हैं, और अब निर्माण को चेंज कर लेती है, जिससे वो छोड़ती है वो चेप, उसी से मैदान बनता जाता है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी जो गंगा का मैदान है, ये जो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार, ये गंगा का क्या है, ये गंगा नदी का द्वाब क्षेत्र है। मैदानी एरिया जो गंगा नदी का है,
ठीक। तो इससे मैदान बनता है। नदियों के द्वारा लाई गई बारीकड़ों को जो घास के गद्दा की तरह बिछा देती है, उन्हीं को जब छोड़ के दूसरी ओर जाती है तो मैदान बन जाता है। इस तरह मैदान का निर्माण होता है। पर्वतों की जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि यार पर्वतों पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और कृषि योग्य भूमि नहीं होती, इस कारण वहाँ जनसंख्या कठिन होता है, क्योंकि वहाँ रहना बहुत ही कठिन है, विकट परिस्थितियों में रहते हैं लोग। उत्तरी मतलब सही उत्तर का सही निशान लगाएं, ठीक है, सही उत्तर सही निशान लगाएंगे। पर्वत मतलब पर्वत पठार से भिन्न होते हैं भाई, ऊंचाई में भिन्न होते हैं, ठीक है, ढाल में भिन्न होते हैं। आप देखेंगे पर्वत पठार से भिन्न होते हैं। देखिए भाई ढाल में भिन्न होते हैं पर्वत पठार, क्योंकि वहाँ ढाल देखेंगे धीरे धीरे एकदम तीव्र होता जाएगा, लेकिन यहाँ ढाल एकदम 90 डिग्री होता है। ऊंचाई तो देखिए बहुत सारे तिब्बत का पठार बहुत सारे पर्वतों से ऊंचे हैं पठार, कौन है? क्योंकि देखेंगे सामान्यतः देखेंगे तो पर्वत जो होते हैं वो मतलब पठारों से नीचे होते हैं, लेकिन आप देखेंगे अपवाद ग्रुप में जो पामीर का पठार है वो कई पर्वतों से भी ऊंचा है। तो इसका ढाल मायने रखेगा, क्योंकि ढाल पर्वतों पर तीव्र होता जाता है, लेकिन यहाँ तो एकदम 90 डिग्री होता है, धीरे धीरे ढाल बढ़ता जाता है पर्वतों का, लेकिन ये तो एकदम मैथमेटिक होता है, 90 डिग्री होता है ढाल। देखेंगे हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पाए जाते हैं, हिमानिया पर्वतों पाए जाते हैं, जो जल का संग्रहगार है। दक्कन का पठार कहाँ है भाई? दक्कन का पठार भारत में है। यांगसे नदी कहाँ है? चीन की यांगसे नदी चीन की नदी है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन है? अल्पस है। कौन है? अल्पस है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन है? अल्पस है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अच्छा इसे हाईलाइट नहीं किया मैंने, चलो देख लेना इसको। अब यहाँ क्या है? खाली स्थान भरे। खाली स्थान भरना आपको समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को, यानी जहाँ समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहेंगे, मैदानी एरिया कहेंगे। समतल क्षेत्र वाले भूमि को मैदान कहते हैं। हिमानी तथा अल्पस, हिमानी अल्पस ये वलित पर्वतों के उदाहरण है। जो क्या होता है? वलित पर्वतों के उदाहरण है हिमालय और वलित एंडीज, ये सब हिमालय पर्वत कि क्या ये सब क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है, यानी वलित पर्वतों के उदाहरण। पठार खनिज, अब जो खाली ब्लैंक में क्या भरेंगे? यहाँ पठार भरेंगे। यहाँ क्या भरेंगे? पठार भरेंगे। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पठार, क्योंकि पठारीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, जो स्वर्ण रेखा नदी वहीं पर पाई जाती है, जानते हैं, वहाँ पर खनिज का प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। पर्वतों का क्रम, देखिए पर्वतों का क्रम जो होता है ना, ये एकदम समांतर क्रम में होता है। अब ये देखिए बहुत सारे पर्वत, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, अल्पस हो गया, हिमालय हो गया, ये पर्वतों की क्या है? ये पर्वतों के क्रम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्रम देखेंगे भारत में तो एक नंदा देवी है, उत्तराखंड में है, फिर कंचनजंगा है, ये क्या है? सिक्किम में है। तो ऐसे ऐसे एक क्रम में समांतर क्रम में आते हैं, एक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्षेत्र देखिए मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, ठीक है। आप तो ठीक है। अब देखिए ये दिया है आपको, आओ कुछ करके देखिए, आप करिए। मतलब आपके राज्यों में किस प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, इस अध्ययन के आधार पर बताएं कि वे स्थल लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। बिल्कुल आप देखिए अपने आसपास जहाँ है वहाँ के मैदानी क्षेत्रों के बारे में, मतलब वहाँ के लोगों के बारे में, स्थल रूपों के बारे में, आप किस प्रकार का स्थल है, वहाँ किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं, कौन सी फसलें होती हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानचित्र कार्य, अब मानचित्र कार्य का आप करिए। क्या है? विश्व के मानचित्र, मतलब एक एटलस लीजिए और एटलस लीजिए और एटलस में गूगल कीजिए, विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। जैसे पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, रॉकी, एंडीज है। हिमालय कहाँ है? भारत में है, और देखेंगे भारत, म्यांमार और चाइना में फैला हुआ है। रॉकी कहाँ है? रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज का दक्षिणी अमेरिका में है। और पठार, तिब्बत पठार जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ देखिए पर्वत श्रृंखला है। यहाँ देखिए पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, इनके बारे में देखिए कहाँ पर हैं, लोकेटेड कीजिए और माइंड में फिक्स कीजिए। पठार जो तिब्बत का दुनिया का छत कहा जाता है वो कहाँ है, मैप में खोजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।